और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, याकूब मेमन को कल फांसी दी जाएगी। याकूब मेमन की फांसी का रास्ता साफ हो चुका है। कल सुबह 7 बजे नागपुर जेल में उसे फांसी दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ वारंट को बिल्कुल सही बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह डेथ वारंट इलीगल नहीं है। नागपुर जेल के बाहर इसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये याकूब मेमन की ताजा तस्वीर आप देख रहे हैं। याकूब से मिलने के लिए नागपुर के जेल उसका परिवार पहुंचा है। कल सुबह 7 बजे याकूब मेमन को फांसी पर लटकाया जाएगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने दया याचिका खारिज कर दी है। अब कहा यह जा रहा है कि याकूब मेमन के पास केवल एक ही रास्ता है। राष्ट्रपति की दया याचिका एक जो विचार के लिए है, उस पर मुमकिन है कि उसके हक में कोई फैसला आए। लेकिन आपको बता दें कि राष्ट्रपति पहले दया याचिका याकूब मेमन की खारिज कर चुके हैं और याकूब मेमन को कल फांसी दी जाएगी। कल की तारीख उसके परिवार के लिए जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, न केवल इसलिए क्योंकि याकूब मेमन को कल फांसी दी जाएगी, बल्कि इसलिए भी कि कल याकूब मेमन का जन्मदिन भी है। 93 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट के दोषी याकूब मेमन की फांसी अब तय हो चुकी है। आज याकूब को एक के बाद एक हर जगह से नाकामी हाथ लगी। आज सुप्रीम कोर्ट ने याकूब की क्यूरेटिव याचिका पर दोबारा सुनवाई से इनकार कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं थी। डबल बेंच में इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस कुरियन जोसेफ ने जो एतराज जताए थे, उसे भी आज 3 जजों की बेंच ने खारिज कर दिया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने लंबी माथापच्ची के बाद टाडा कोर्ट की ओर से जारी किए गए याकूब के डेथ वारंट को सही ठहराया और इस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। इस बीच यह खबर भी आई है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने याकूब मेमन की दया याचिका खारिज कर दी है। यानी याकूब मेमन के पास राहत पाने के सारे कानूनी रास्ते अब बंद हो चुके हैं और डेथ वारंट के मुताबिक कल यानी गुरुवार को सुबह 7 बजे नागपुर जेल में उसे फांसी दे दी जाएगी। हालांकि एक कानूनी पहलू अब भी बाकी है। याकूब मेमन ने राष्ट्रपति के पास दोबारा दया याचिका भेजी है और इस पर राष्ट्रपति की ओर से अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एमआईएम पार्टी के एमएलए इम्तियाज जलील साहब इस वक्त मौजूद हैं और सुप्रीम कोर्ट परिसर से मेरी सहयोगी आंचल आनंद हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा राजेश नागपुर जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कानूनी पहलू पर बात करने के लिए मुमकिन है कि कुछ वकील भी जुड़े। लेकिन उससे पहले इम्तियाज साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जब सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि डेथ वारंट इलीगल नहीं था, बिल्कुल सही था और उसके मुताबिक कल सुबह याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी 7 बजे नागपुर जेल में, क्या अब भी इस पर राजनीति होगी? देखिए, राजनीति का तो सवाल नहीं है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दे दिया है, हम पूरा आदर करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगा हम उसका पूरा आदर करेंगे। पहले भी करते थे, आगे भी करेंगे। सिर्फ चंद सवाल थे जिनके जवाब चाहिए था। एक तो ये है कि 24 घंटे पहले ही इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 जजेस लगातार 2 दिनों तक इसके ऊपर बहस करते रहे। एक जज जो है जस्टिस कुरियन जोसेफ, इम्तियाज जलील साहब का संपर्क हमसे इस वक्त टूट गया है। जैसे ही ये संपर्क होगा हम उनसे उनका जवाब पूरा लेंगे। इस बीच आंचल आनंद का मैं रुख करूंगा। आंचल, पूरी प्रक्रिया के बारे में जानना चाहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ और फिर मैं आपसे बात करूंगा कि अब क्या होगा। बिल्कुल अनुराग, आज सुबह 10:30 बजे जब कोर्ट बैठी तो 3 जजों की ये बेंच थी और जिस तरह इम्तियाज साहब कुछ अंदाजा ही लगा सकती हूँ कि वो चर्चा को किस तरफ ले जाना चाह रहे थे, तो उस हिसाब से आंचल, आपको इस वक्त की बड़ी खबर हम बता दें। गृह मंत्रालय को दया याचिका राष्ट्रपति ने भेजी है। गृह मंत्रालय में इस पर मंत्रणा चल रही है। राष्ट्रपति ने जो याकूब मेमन की दया याचिका दोबारा लगाई गई थी उसे गृह मंत्रालय को भेजा है और गृह मंत्रालय में दया अर्जी पर बैठक शुरू हो चुकी है। देखना यह है कि याकूब मेमन की दया याचिका, जिसे राष्ट्रपति एक बार खारिज कर चुके हैं पहले, उस पर अब गृह मंत्रालय क्या फैसला करता है। गृह मंत्रालय में यह बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति के पास याकूब मेमन ने दया याचिका एक बार फिर लगाई थी। अब केवल एकमात्र यही एक रास्ता बचा है। राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार अगर करते हैं तो फिर यह फांसी टल सकती है, वरना इस फांसी को अब कोई नहीं टाल सकता राष्ट्रपति के अलावा। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ब्यूरो चीफ। राकेश, गृह मंत्रालय को ये दया याचिका राष्ट्रपति ने भेजी और अब इस पर बैठक
चालू हो चुकी है? गृह मंत्रालय में हलचल काफी तेज है और यहाँ पर गृह मंत्रालय में उच्च अधिकारियों की बैठक चल रही है और जिस तरह से राष्ट्रपति भवन से जो सलाह गृह मंत्रालय से मांगी गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया है कि जो दया याचिका याकूब मेमन की ओर से जो दोबारा भेजी गई है उसमें क्या कोई नई बात है, लेकिन सूत्रों की माने जिस तरह से इस पर चर्चा है उसमें गृह मंत्रालय के आला अधिकारी ने इस बात की पुष्टि की है कि इसमें नया कुछ नहीं है और कुछ ही देर में अनुराग बड़ी खबर ये है कि कुछ ही देर में राष्ट्रपति को गृह मंत्रालय अपनी ओर से सलाह भेज देगा और कम ही उम्मीद है कि मर्सी पिटीशन पर जो राष्ट्रपति की ओर से सलाह मांगी गई है उसमें उसको दया याचिका को स्वीकार किया जाएगा। तो साफ तौर पर गृह मंत्रालय जो है दया याचिका को खारिज करने की अपनी ओर से सलाह राष्ट्रपति को भेजेगी। ठीक है राकेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्रालय में दया अर्जी पर बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ फैसला रहता है हम आप तक पहुंचाएंगे जैसे ये बैठक खत्म होगी और इस बैठक से खबर बाहर आएगी। इस बीच आंचल का एक बार मैं फिर रुख करूंगा। आंचल, आप अपनी बात पूरी कर सकती हैं और उसके बाद इम्तियाज जलील का हम रुख करेंगे। बिल्कुल, इम्तियाज साहब जिस तरह से चर्चा को दर्शा और दिशा देने की कोशिश कर रहे थे अनुराग, कहने का तात्पर्य ये था जो पहले भी राजनीतिक खेमों से बात उठी कि बेअंत सिंह के किलर्स को, राजीव गांधी के किलर्स को, इन सबको पहले फांसी क्यों नहीं दी गई। नंबर एक, जो याकूब मेमन की याचिका में ही कहा गया कि देखिए जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज थी उसके बाद डेथ वारंट इशू करना गलत था। नंबर दो, नंबर तीन, इस तरह की बातें भी उठाने की कोशिश हुई कि रमन जो कि एक्स रॉ ऑफिसर हैं उन्होंने खुलासा किया कि याकूब मेमन जब अरेस्ट हुआ और जब आया तो उसमें कहीं ना कहीं एक तरह की डील हो सकता है हुई थी। इन तीनों चीजों को लेकर, चारों चीजों को लेकर हमारे साथ नीरज सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं, ये जुड़े हुए हैं। नीरज से ही पूछना चाहूंगी, एक एक करके बहुत सारी दलीलें याकूब मेमन की तरफ से दी गई। एक इंटेलेक्चुअल्स का बहुत बड़ा वर्क था जिसका बार बार जिक्र कोर्ट के अंदर उठा, लेकिन यही हमारी न्यायिक प्रक्रिया की खूबसूरती है कि हर एक को, चाहे वो 257 लोगों की मौत का दोषी क्यों ना हो, उसको अंत समय तक सुना जाए और अच्छे से सुना गया। याकूब मेमन के केस में नॉट ओनली सुप्रीम कोर्ट बट थ्रू आउट द केस इन्हें फेयर ट्रायल का भरपूर मौका मिला। इवन इन सुप्रीम कोर्ट की भी बात अगर हम करते हैं तो अपील एट लेंथ सुनी गई, उसके बाद रिव्यू पिटीशन 10 डेज तक रिव्यू पिटीशन में ओपन कोर्ट हियरिंग हुई एंड देन देयर आफ्टर मर्सी पिटीशन आई, वो डिसमिस हुई। अगेन डेथ वारंट को चैलेंज किया कि देयर इज सम लीगल इन्फॉर्मेटिव, बट कोर्ट ने पाया कि लीगल प्रक्रिया में कोई फॉल्ट नहीं था। और स्पेशली अगर हम आज की भी बात करते हैं तो ठीक है आंचल, मैं लौटूंगा। इस वक्त हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद साहब फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजा मुराद साहब, अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि ये जो डेथ वारंट है ये बिल्कुल सही और उसके मुताबिक कल याकूब मेमन को फांसी दी जाएगी। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जो दया याचिका दी गई थी राष्ट्रपति के पास याकूब मेमन की फांसी रोकने के लिए, उसमें कई फिल्मी हस्तियों के भी हस्ताक्षर थे। जी नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट का जो आखिरी फैसला है हम तहे दिल से उसका खैर मकदम करते हैं। देखिए, इस केस में ऐसा था कि 11 और लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हायर कोर्ट से जो है वो सजा जो है डेथ सेंटेंस से कम्यूट कर दी गई लाइफ इम्प्रिजमेंट में। देखिए, ये जो फैसले होते हैं ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर होते हैं, तो मैं समझता हूं कि पूरा इंसाफ मिला, उन्हें पूरा सुना गया और जितने भी रूम्स थे याचिका दायर करने के उन्होंने सारे इस्तेमाल किए। और मैं अगर समझता हूं कि कहीं रहम की गुंजाइश होती तो यकीनन अदालत से उनको रहम मिलता, लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कोई रहम की गुंजाइश नहीं होगी। मैं आपको मिसाल देना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी असैसिनेशन केस में सुप्रीम कोर्ट ने बलबीर सिंह को, जिन्हें हाई कोर्ट तक ने फांसी की सजा सुना दी थी, तो सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए थे। तो मैं ये समझता हूं कि अगर कोई ऐसी गुंजाइश होती तो यकीनन सुप्रीम कोर्ट जो है इनके साथ इंसाफ करता। और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है बहुत उन्होंने गौर किया, बहुत गौर करने के बाद कई इन्होंने रिवीजन पेटिशंस फाइल की, मर्सी पेटिशन फाइल की। तो तमाम पेटिशंस फाइल करने के बाद
अगर लर्नेड जजेस किसी फैसले पर पहुंचे हैं तो यकीनन ये जो है ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है और हमें सर झुका के तहे दिल से इस फैसले का खैर मकदम करना चाहिए। लेकिन रजा मुराद साहब, उस मर्सी पिटीशन में नसरुद्दीन शाह के भी हस्ताक्षर थे और सुनने में आया था महेश भट्ट साहब ने भी उसमें हस्ताक्षर किए हैं। अब देखिए, ये उनका अपना एक जाती फेल है, मैं उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता। ये डेमोक्रेसी है, हर इंसान को कुछ कहने का हक है, हर इंसान को पिटीशन दायर करने का हक है, हर इंसान को ये हक है कि वो किसी के लिए रहम की अपील कर सकता है। अगर उन्होंने जो कुछ किया है वो उनकी समझ है, वो कर सकते हैं। उन्होंने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक सेटअप के फ्रेमवर्क में रहकर ही किया है, तो ठीक है, वो उनका ख्याल था। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद रजा मुराद साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इम्तियाज जलील साहब हमारे साथ MIM पार्टी से लगातार जुड़े हुए हैं। इम्तियाज साहब, आपका बीच में लिंक डिस्कनेक्ट हो गया था, आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। सवाल मेरा यह था कि अब सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद भी क्या राजनीतिक बयानबाजी होनी चाहिए इस मसले पर? देखिए, हम सियासत की बात नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ सवाल उठाए थे और हमारा एक प्रमुख सवाल एक ये भी था कि 24 घंटे पहले जस्टिस कुरियन जोसेफ ने यह सवाल उठाया था कि इस मामले में, याकूब मेमन के मामले में क्लियर वायलेशन ऑफ प्रोसीजर हुआ है, बल्कि उन्होंने यहां तक कहे थे कि दिस डिफेक्ट नीड्स टू बी। मुझे लगता है कुछ तकनीकी परेशानी है इम्तियाज जलील साहब के साथ कनेक्ट होने में, हम इस परेशानी को दूर करें। उस बीच हम राजेश का रुख करेंगे, नागपुर जेल के बाहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, क्या कुछ तैयारियां इस वक्त आप देख पा रहे हैं वहां पर? अनुराग, तैयारियां तो पूरी हो चुकी है। जिस तरह से तैयारी चल रही है उसको मतलब पिछले 15 दिनों से पूरी तरह से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं जेल के अंदर। जिस तरह से फांसी यार्ड में फिलहाल याकूब को रखा गया और फांसी यार्ड के अंदर पूरी तरह से बहुत कड़क सुरक्षा के बीच याकूब को रखा गया और याकूब से बस महज 50 फीट की दूरी पर फांसी स्थल है जिसे अमरधाम कहा जाता है। अमरधाम में भी सारी तैयारियां हो चुकी है और जिस तरह से तैयारियां हुई है कि मतलब ये समझिए कि ज्यादा से ज्यादा कल सुबह 4:15 बजे याकूब को उठाया जाएगा और उसके बाद उसे नहाने के लिए कहा जाएगा, उसके बाद उसे नए कपड़े धारण करने के लिए कहा जाएगा और उसके जस्ट बाद उसे नाश्ता दिया जाएगा। यानी पूरी इंडिया न्यूज के पास पूरा मतलब उसका जो टाइम दर टाइम जो अपने पास एक डेटा होता है वो मौजूद है और उसके बाद उसे कुछ धार्मिक किताबें, नाश्ता देने के बाद धार्मिक किताबें दी जाएंगी और उसके बाद ठीक 7 बजे जेलर जो योगेश देसाई है वे खुद मौजूद रहेंगे और डीन, पुलिस कमिश्नर और कलेक्टर और ऐसे 7 जो विशिष्ट लोग, जो पुलिस मतलब जो मैनुअल है, जेल मैनुअल, उसके मुताबिक जिन लोगों को उस वक्त हाजिर रहना चाहिए, वे उन्हीं की सबके सामने खुद जेलर जो है याकूब को फांसी देने की यहां पर बात सामने आ रही। जेलर खुद याकूब को फांसी देंगे। राजेश, इस वक्त सुरक्षा व्यवस्था वहां नागपुर जेल के बाहर किस तरीके की है? अनुराग, सुरक्षा व्यवस्था तो पूरी चारों तरफ से मतलब पूरी जेल को घेराबंदी कर ली गई है। पिछले 24 घंटे में तो इतना ज्यादा जबरदस्त हाई अलर्ट हो चुका है कि बख्तरबंद गाड़ियां पूरे परिसर के अगल बगल जेल के घूम रही है और जिस तरह से कमांडो तैनात किए गए, क्यूआरटी टीम तैनात की गई है और पूरी तरह से नागपुर शहर के जो पुलिस आयुक्त है शारदा प्रसाद यादव पूरी गतिविधियों पर नजर रखे हुए कि कहीं से भी कोई आतंकी या कोई ऐसी अप्रिय घटना न हो, ताकि कोई ऐसा मतलब मामला यहां पर सामने आए। लेकिन जिस तरह से पूरे पुख्ता इंतजाम किए गए हैं उसको देखकर तो यही लगता है कि कहीं कोई चूक पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से न हो पाएंगी, क्योंकि बहुत पुख्ता और बहुत ही कड़क मतलब इंतजाम किए गए हैं नागपुर। बहुत ही चाक चौबंद इंतजाम जेल के बाहर भी हैं और राजेश बता रहे कि जेल के अंदर भी इंतजाम पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। बाकायदा कितने बजे याकूब को उठाया जाएगा, कितने बजे उसे नहाने के लिए कहा जाएगा, कितने बजे उसे नाश्ता दिया जाएगा, धार्मिक किताबें दी जाएंगी, उसका पूरा ब्यौरा राजेश हमें बता रहे थे। आंचल आनंद, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हालांकि इम्तियाज जलील साहब का जो वक्तव्य है वो पूरा नहीं हो पा रहा कि तकनीकी खामी की वजह से हम उनसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, पर राजनीतिक बयानबाजी अभी भी रुकी नहीं है। और देखिए, ये बहुत अफसोसजनक बात है अनुराग, क्योंकि हमें ये समझना होगा, वो ये कह रहे थे कि एक जज ने ये कहा कि ये आर्टिकल 21 संविधान का वायलेशन होगा, प्रोसीजरल इरेगुलरिटी अगर होती है। लेकिन ये भी समझना होगा कि दूसरे जज जो कि सीनियर जज थे, बेंच को हेड कर रहे थे, जस्टिस दवे, उनका ये कहना था कि कोई प्रोसीजरल इन्फॉर्मिटी नहीं है।
चलिए, दोनों के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ। उसके बाद चीफ जस्टिस के पास मामला गया, ये 3 जज की बेंच को गया, जिन्होंने आज यूनानिमस, यानी कि एक जज का अगर कल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, तो आज 3 जजों ने बाकायदा ये फैसला किया कि डेथ वारंट जारी करने में कोई भी लीगल इन्फॉर्मिटी नहीं थी। हमें ये समझना होगा अनुराग कि जिस तरह से पहले भी हम जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो बृंदा करात हो, चाहे तमाम तरह के लोग हो, एक बहुत बड़ा वर्ग इंटेलेक्चुअल्स का है। हो सकता है आपकी और मेरी राय में भी कैपिटल पनिशमेंट ठीक बात नहीं हो, हमें ये लगे कि फांसी की सजा हमारी स्टैट्यूट बुक से हटा देनी चाहिए, क्योंकि दुनिया के 2/3 देश इसको अबॉलिश कर चुके हैं। लेकिन ये हमारी पर्सनल राय है। हमारा संविधान, हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले ये कहते हैं कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, जो कि बाकायदा परिभाषित है, उनके अंदर फांसी की सजा है। यही वजह है अनुराग कि बहुत सारे जजेस रिटायरमेंट के बाद, जैसे जस्टिस एच.एस. बेदी ने भी कहा कि वो कैपिटल पनिशमेंट के खिलाफ हैं। वो रिटायरमेंट के बाद अपना रुख साफ करते हैं कि वो कैपिटल पनिशमेंट, फांसी दी जाने के खिलाफ है। लेकिन जब तक स्टैट्यूट बुक में है और अगर कोई केस उस कंडीशन में फॉल करता है, उनको फांसी की सजा देनी ही होगी। और जहां तक ये प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज का बात है अनुराग, तो जहां हम राइट ऑफ कॉन्विक्ट याकूब रज्जाक मेमन एक्यूज नंबर 1 की बात कर रहे हैं 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, हमें उन 257 लोग जो मारे गए थे, उन 257 फैमिलीज का भी जिक्र करना चाहिए। उनके लिए न्याय 22 साल बाद होने जा रहा है। ये न्याय की उनकी परिभाषा हो सकती है अनुराग। बिल्कुल परिभाषा हो सकती है। इस मामले में आंचल सरकारी वकील ने क्या कुछ जानकारी दी, वो सुनवाते हैं दर्शकों को। उसके बाद याकूब मेमन के भाई की प्रतिक्रिया क्या रही इस फैसले के बाद, ये सुनवाएंगे। याकूब मेनन की याचिका खारिज कर दी गई सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, और उन्होंने कहा कि जो डेथ वारंट है वो इन ऑर्डर है। इसके पहले जो क्यूरेटिव पिटीशन डिसाइड किया गया था 3 जज द्वारा, वो सही है, और इनकी रीट पिटीशन जो फाइल हुई थी उसको खारिज कर दिया। ठीक है। प्लीज आई हैव ए फुल फेथ इन जुडिशरी, आई हैव ए फुल फेथ इन ऑलमाइटी। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन। Please, I have a full faith in judiciary. I have a full faith in Almighty. Please leave me alone. Please leave me alone. आइए सीधे नागपुर जेल का हम रुख करते हैं। राजेश हमारे साथ हैं। राजेश, क्या इसके अलावा, ये तो कैमरे की बात रही कि याकूब मेमन के भाई ने कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया, लेकिन परिवार वहां मिलने पहुंचा था जेल में याकूब मेमन से, किसी ने कोई प्रतिक्रिया दी अपनी इस पर? अनुराग, हमने बहुत बार पूछने की कोशिश की, जैसे कि याकूब की पत्नी राहीन है, उसकी बेटी जुबैदा है, हमने कई बार उनसे पूछा, लेकिन उनका यही कहना था कि हमें बख्श दो। यानी कहीं ना कहीं वो कुछ कहना नहीं चाहते। उनका कहना कि अब तो हमें बख्श दो, मतलब वे भी कह रहे थे कि भाई मतलब हमें हमारा पीछा मीडिया छोड़े। लेकिन जिस तरह से वे लगातार मिलती आती रही, और अभी भी थोड़ी देर पहले भी याकूब के भाई जो है वो मिलकर गए हैं, और उनका परिवार भी यहाँ पर मतलब तंबू ठोक कर यहाँ पर पिछले 15 दिनों से मौजूद है। जिस तरह से राहीन अभी भी मौजूद है, जुबैदा भी अभी भी मौजूद है, उनकी बेटी, और वे बिल्कुल वो सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट से कोई रियायत मिले या गवर्नर की तरफ से कोई रियायत मिले। लेकिन अब सारे सपने उनके चूर चूर होते से दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से मायूसी उनके चेहरे पर देखी जा रही है, तो कहीं ना कहीं अब वे फैसले से दुखी हैं कि अब याकूब के लिए जितने उन्होंने प्रयत्न किए थे वो कहीं ना कहीं असफल साबित हुए, असफल साबित हो रहे हैं। इम्तियाज साहब एक बार फिर हमसे कनेक्ट हुए हैं। इम्तियाज साहब, अपनी बात आप पूरी कर सकते हैं। मेरी बात पूरी करने का इस बार मैं कोशिश करके देखता हूं। हमारा यही सवाल है, हमने पहले भी कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट का जो भी जजमेंट आएगा हम उसका आदर करते हैं, पहले करते हैं, आगे भी रहेंगे, क्योंकि इस देश के अंदर कानून की जो प्रक्रिया है, जो जजमेंट लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाने के बाद इस तरह के फैसले आते हैं, हमें कहीं पर भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते हैं, उठाना भी नहीं चाहिए। लेकिन कुछ बातें थी, जो नए तथ्य सामने आए थे, उसको हमने उठाने की कोशिश की थी, और जब हमने उठाया था तब लोगों ने यह कहा था कि हम देशद्रोही है। इसके बाद देश के प्रतिष्ठित 40 लोगों में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने भी प्रेसिडेंट को पत्र लिखा था, और उन्होंने भी वही बात कही थी जो हम कहते आ रहे थे। तो मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनके जवाब मिलने चाहिए थे। 24 घंटे पहले जस्टिस कुरियन ने जो कहा था कि ये वायलेशन ऑफ प्रोसीजर है, तो ये वायलेशन, लेकिन आज 3 जजों की बेंच ने कह दिया कि नहीं है, उसको भी तो मानेंगे आप इम्तियाज साहब? सुप्रीम कोर्ट का जी बिल्कुल मानना है, लेकिन सवाल यह है कि ये सवाल हमने नहीं उठाए थे या किसी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने, जिन्होंने लगातार 2 दिन ये मामला सुना
और उसके बाद उन्होंने ये सवाल उठाया था और यहां तक उन्होंने कहा था दिस डिफेक्ट नीड्स टू बी क्योर्ड। तो ये ऐसा क्या डिफेक्ट था जो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया था? और आप देखिएगा कि 24 घंटे के अंदर ही गवर्नर साहब अपनी इजाजत दे देते हैं, सुप्रीम कोर्ट का एक जज 3 मेंबर का एक पैनल। ठीक है, ये वो सवाल है जिनके आप जवाब चाहते हैं, जो सवाल आपने नहीं उठाए थे, लेकिन आपके नेता ओवैसी के जरिए से याकूब मेमन को लेकर के जो सवाल उठाए गए थे, क्या वो सवाल उठने अब बंद हो जाएंगे? इसका यकीन आप दिलाते हैं? जी देखिए, हम आज भी इस बात के ऊपर अड़े हुए हैं कि आप अगर किसी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, याकूब मेमन अगर दोषी है तो उसे फांसी मिलनी चाहिए। लेकिन आप मुझे यह बताइए, राजीव गांधी के हत्यारों को उन्हें फांसी पे इसलिए नहीं चढ़ाया जा रहा है क्योंकि तमिलनाडु। क्या जब आप इस तरीके की बात करते हैं तो आप इसे राजनीतिक बयानबाजी नहीं मानते? मैंने यही पूछा था आपसे, इम्तियाज साहब। इम्तियाज साहब एक बार फिर हमसे लिंक उनका टूट चुका है। बहरहाल इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। एक अहम खबर आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास याकूब मेमन के जरिए से जो दया याचिका दोबारा दी गई थी, वो राष्ट्रपति ने गृह मंत्रालय को भेजी है और अब गृह मंत्रालय की उस पर बैठक चल रही है। इस बैठक पर भी हमारी नजर रहेगी। जैसे इस बैठक से कोई अपडेट आता है आप तक फौरन पहुंचाएंगे। फिलहाल सभी का शुक्रिया करना चाहेंगे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और अपने रिपोर्टर्स से, संवाददाताओं से हम आगे भी अपडेट लेते रहेंगे।